नमस्कार दोस्तों। हमारे म्यूचुअल फंड के मैनेजर हमारे लिए शेयर खरीदते हैं और उसका होल्डिंग रखते हैं ताकि ये शेयर के जब भाव बढ़ेंगे तब हमें प्रॉफिट होगा। अब ये शेयर का परचेस ये सेल परचेस टाइप का नहीं रहता है, ये लंबे ड्यूरेशन के लिए ये शेयर को परचेस करते हैं। इसे कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन लेना। यानी सिंपल भाषा में यदि मैं 100 रुपये मेरे फंड मैनेजर को देता हूँ तो ये फंड मैनेजर ने एक शेयर लिया जिसकी कीमत 100 रुपये है। क्यों लिया? आने वाले 5 साल के लिए उसको होल्ड करने के लिए लिया, क्योंकि 5 साल में ये 100 रुपये का 200 रुपये होने वाला है, ये उसका मानना है। अब दोस्तों 100 रुपये का 200 रुपये होगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, और ये 200 होने तक मुझे ये शेयर को होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसको ना मैं सेल कर पाऊंगा ना इसके बारे में कोई डिसीजन ले पाऊंगा। मगर ये जो लंबा समय है, 5 साल का समय है, ये 5 साल का या लंबा समय है, ये बहुत सारे छोटे छोटे समय का मिलके लंबा समय होने वाला है। अब ये सब छोटे छोटे समय में ये जो शेयर का भाव है ये एक तरीके से, एक प्रमाण से ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये 5 साल में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगी। वो शेयर जो कंपनी का, वो कंपनी के बारे में सेंटिमेंट्स अलग अलग बनेंगे मार्केट में। तो ये शेयर का भाव एक गति से नहीं बढ़ने वाला है। कभी ये बढ़ेगा भी नहीं, बहुत सारे समय, छोटे समय के लिए बढ़ेगा भी नहीं, और कभी कभी ये अच्छे से बढ़ भी जाएगा। तो जब ये हमारे फंड मैनेजर को लगता है कि इसका भाव नहीं बढ़ने वाला है तो वो शांति से बैठने के अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मगर मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये ड्यूरेशन में ये शेयर का भाव बढ़ने वाला है। तो कैलकुलेशन पर्पस यदि वो बंदे को लगता है कि ये शेयर का भाव 100 रुपये से 110 रुपये जाने वाला है छोटे ड्यूरेशन में, मगर ये शेयर उसके पास नहीं है, तो ऐसे बंदे को क्या कहा जाता है? स्पेकुलेटर। तो ये जो बंदा स्पेकुलेटर है इसका मानना ये है कि 100 रुपये का भाव 110 जरूर होगा, और ये 110 होगा तो किसी ने तो भी मुझे 10 रुपये देने चाहिए, जो ये बीच का प्रॉफिट है वो मुझे देना चाहिए। और यदि ये 10 रुपये नहीं बढ़ता है तो मैं ये पैसा छोड़ने के लिए, यानी मैं ये पैसा तो नहीं कमाऊंगा मगर मुझे लॉस भी नहीं होना चाहिए। अब ये करने के लिए स्पेकुलेटर को कुछ फीस देनी पड़ेगी। तो सपोज वो 1 रुपया देने के लिए तैयार होता है, और ये जो हमारा फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर और वो स्पेकुलेटर के बीच में कॉन्टैक्ट बन जाता है। कैसे टाइप का कॉन्टैक्ट बन जाता है? यदि ये 100 रुपये का शेयर का भाव वो पर्टिकुलर समय में 110 को क्रॉस कर लेता है तो फंड मैनेजर वो स्पेकुलेटर को 10 रुपये पे करेगा, और यदि ये नहीं हो क्रॉस करता है तो ये स्पेकुलेटर फंड मैनेजर को 1 रुपया पे करेगा। अब दोस्तों सिचुएशन देखते हैं। आने वाले समय में छोटे ड्यूरेशन में यदि ये 100 का 110 रुपया नहीं हुआ, 109 रुपया ही हुआ, तो हमारे फंड मैनेजर को 1 रुपये का फायदा होने वाला है। और यदि ये 110 को क्रॉस कर लेता है, 112 हो जाता है, 113 हो जाता है, तो हमारे फंड मैनेजर को 10 रुपये स्पेकुलेटर को पे करने पड़ेंगे। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, ये रिस्क बेयर करने के लिए पहले ही ऑलरेडी हमारे फंड मैनेजर को 1 रुपया मिला है, तो इफेक्टिवली उन्होंने 9 रुपीज़ ही स्पेकुलेटर को दिए हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारे फंड मैनेजर को तो नुकसान हो गया। दोस्तों हमारे फंड मैनेजर को नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके पास एक्चुअल शेयर है। एक्चुअल शेयर होने के कारण जब ये शेयर का भाव बढ़ता है तो एक्चुअल इसके एसेट की कीमत भी बढ़ती है, और बढ़ी हुए एसेट की कीमत के अगेंस्ट में 10 रुपये देने की जगह उसे 9 रुपये ही देना पड़ा, तो उल्टा तो 1 रुपया प्रॉफिट ही हुआ। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन है या ये फिर एक्टिविटी है, इसे बोला जाता है कवर्ड कॉल। अब ये कवर्ड कॉल का डिसीजन या कवर्ड कॉल लेने की परमिशन हमारे फंड मैनेजर के पास यदि म्यूचुअल फंड है तो नहीं रहती है, मगर ये परमिशन यदि म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिल जाती है और ये एक्टिविटी वो करता है तो ये परमिशन SIF में अवेलेबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? SIF में हमारे फंड मैनेजर ये जो ड्यूरेशन है, लंबे ड्यूरेशन में जो छोटे छोटे ड्यूरेशन रहते हैं, वो ड्यूरेशन में सिचुएशन के हिसाब से कुछ तो भी एक्स्ट्रा रिटर्न लाके देने की कोशिश हमारे फंड मैनेजर जरूर करेंगे। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण
जो समय जहाँ पे मेरे फंड की एनएवी नहीं बढ़ रही है, मगर ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने के कारण मेरे फंड की एनएवी जरूर बढ़ेगी, स्टेबल रहेगी, एक फेयर फेयर एप्रिसिएशन उसमें जरूर होते रहेगा, या इनडायरेक्टली मुझे रिटर्न मिलते रहेगा। तो जो रिटर्न ना मिलने वाला समय है उसमें मैं ये एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी के अलावा भी और 2-3-4 स्ट्रैटेजी है जो परमिशन जो जो स्ट्रैटेजीज के लिए परमिशन मिली हुई है सेबी की तरफ से एसआईएफ के फंड मैनेजर को। अब एसआईएफ एंड म्यूचुअल फंड सेम है, मगर उसमें फ़र्क इस चीज़ के कारण है, जो परमिशन जो मिली है उसके कारण है। तो ये परमिशन का फ़ायदा लेते हुए हम हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ला सकते हैं क्या? तो ये एक्सप्लेनेशन से आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ, हमारे फंड में या हमारे पोर्टफोलियो में हम स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हमने ये सॉल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू मेक दिस स्टेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, देन डू कॉन्टैक्ट अस। वी विल ऑल्सो थिंक ऑफ द एसआईएफ टू इनकॉर्पोरेट इन योर पोर्टफोलियो। फिर से हमें ध्यान देना है, एसआईएफ एक ही नहीं है, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग द एसआईएफ। और हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में, हमारे रिक्वायरमेंट में, हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में कौन सी स्ट्रेटेजी बैठने वाली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बस वही सिलेक्शन करवा के देने का काम हम कर रहे हैं। डू कॉन्टैक्ट अस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर पोर्टफोलियो लेस वोलेटाइल with the help of the SIF. Thank you.